हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 को पूरा देखा होगा। वहाँ पर हमने चार्ज क्या होता है ये पढ़ा था और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। कभी आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के शुरू होने से पहले आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें। और कभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकॉन को दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है तो यहाँ पर पहले मैं समझाता हूँ, फिर समझाने के बाद मैं इसका स्टेटमेंट भी लिखूंगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और ये दोनों चार्ज जो है पॉइंट चार्ज है। मैं पॉइंट चार्ज को बताऊंगा क्या होता है। तो ये दोनों चार्ज जो है पॉइंट चार्ज है और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, r है, मतलब दोनों r डिस्टेंस पे है। तो ये अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये तो आप जानते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, अट्रैक्ट करने वाले। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि कोई भी जो चार्ज होते हैं हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं उनके साइन के अकॉर्डिंग। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, यही लॉ है। तो ये लॉ क्या कहता है कि जब दो चार्ज हैं तो दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे या रिपल्शन, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। ये Q1 क्या है, Q1 है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज और Q2 यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच या तो अट्रैक्शन होगा या तो क्या होगा, रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होगा, जब ये प्लस माइनस होंगे, और रिपल्शन कब होगा, जब ये प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ इनका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उतना ही ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट इन दोनों का जितना कम होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन भी उतना ही कम होगा। तो सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मैं दो शब्द कह रहा हूं, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। कैसे, क्योंकि ये लॉ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। इन्वर्सली क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और कभी डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और repulsion, force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to their magnitude and inversely proportional to
and inversely proportional to their distance square, या फिर their square of distance between them। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कुलम्स लॉ ये कहता है कि जब भी कोई दो चार्ज होंगे तो दोनों के बीच या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन फोर्स होगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन किस पर डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर दो चार्ज हैं Q1 Q2, ये प्लस प्लस भी हो सकते हैं और माइनस माइनस भी हो सकते हैं, या फिर प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस भी हो सकते हैं। इनके बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो दो हैं इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 हम दोनों को क्या करने जा रहे हैं, कंबाइन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम कंबाइन करते हैं तो मिलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, R स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मेरे प्यारे बच्चों, R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का आप कभी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक K आएगा। K क्या है, कांस्टेंट है। K एक कांस्टेंट है Q1 Q2 और R स्क्वायर एज इट इज। मैं यहाँ पर लिखना नहीं भूलूंगा K यहाँ पर क्या है, तो वेयर K जो है वो है, याद रखिएगा ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जैसे मैं यहाँ पर एक बताना चाहूँगा G, आप जानते होंगे G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट होता है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो, मतलब पानी में, हवा में, मिट्टी में, हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। पर K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो मीडियम चेंज होने पर चेंज हो जाएगा। तो K यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम कभी चेंज होता है तो फोर्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मीडियम कभी चेंज होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ K जो होता है, K की वैल्यू है हमारे पास, हमने निकाली हुई है, तो अभी फ़िलहाल के लिए याद कर ले। तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। पर ये वैल्यू जो होती है वो होती है फॉर एयर या फिर वैक्यूम के लिए। K की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, K की वैल्यू 9 × 10⁹। पर ये वैल्यू कब के लिए है, एयर या वैक्यूम के लिए। याद रखिएगा एयर और वैक्यूम के लिए। कोई K की यूनिट बता सकता है क्या होगी, तो K की यूनिट बनाना कितना आसान। K की यूनिट निकालनी है तो फोर्स की जगह लिखेंगे न्यूटन, R स्क्वायर ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 कुलम है तो कुलम का स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे, तो कुलम की पावर -2। क्या यूनिट कैसे बनी देखें, फोर्स की यूनिट न्यूटन, मीटर स्क्वायर, और ये कुलम स्क्वायर नीचे गया तो कुलम की पावर -2, तो यूनिट भी आ गई। पर K की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ एयर के लिए होती है। पर कभी एयर के अलावा मीडियम आ गया तो K की वैल्यू अलग होगी, जो कि होती है 4πε। अब कहेंगे ये शब्द क्या है, तो इसे हम बोलते हैं एप्सिलन। एप्सिलॉन या एप्सिलन बोलते हैं, एप्सिलन। पर ये एप्सिलन आखिर बड़ा क्या है, तो एप्सिलन जो होता है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पर K की वैल्यू अब फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि मीडियम कभी चेंज होगा तो K भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पर ये वैल्यू फिक्स है, किसके लिए, एयर के लिए और वैक्यूम के लिए। तो इस फॉर्मूले को याद कर ले, यही फॉर्मूला जो है वो है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पर किसके लिए है, ये सारे मीडियम के लिए। पर कभी हम K की वैल्यू को कितना लिख दें, 9 × 10⁹ और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी वैल्यू जो होगी, ये फॉर्मूला फिक्स हो गया। पर किसके लिए है ये फॉर्मूला, फॉर एयर या वैक्यूम।
ये है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कहता है कि दो चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ का हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। ये एक जनरल फॉर्मूला है। मैं कभी के की जगह ये रख दूँ तो के का फोर्स का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है फॉर एनी मीडियम, और ये फॉर्मूला जो है वो एक स्पेशल फॉर्मूला है फॉर एयर और वैक्यूम। तो यहाँ पर मैं लिखना नहीं भूलूंगा कि ये कौन सा है, जनरल फॉर्मूला किसी भी मीडियम के लिए, जनरल फॉर्मूला फॉर एनी मीडियम, और ये फॉर्मूला स्पेशल है फॉर एयर और वैक्यूम। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलम्स लॉ का, चलो देखते हैं। तो वापस हम इमेजिन करते हैं, सपोज टू चार्ज हैं Q1 और Q2। सपोज दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच हमने सेपरेशन ले लिया R, दोनों के बीच R डिस्टेंस है, और मान लिया कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करने वाला है प्यारे बच्चों, रिपेल। तो यहाँ पर पॉजिटिव जो होगा, रुकेगा बच्चों, तो यहाँ पर पॉजिटिव जो है पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। मतलब प्लस क्यू इस प्लस क्यू को बोलेगा भैया तो भाग। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। F21 का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मतलब है, फोर्स लग रहा है 2 पर। इसका इंग्लिश पढ़ो, F21 क्या है, F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो यहां पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, किस पर लगेगा, 2 पर लगेगा। ये इस पर फोर्स लगा के बोलेगा भाई तुम मुझसे दूर भाग। तो फोर्स लग रहा है 2 पर किसके कारण, 1 के कारण। और यहां पर इस पर भी फोर्स लगेगा। मैं एरो इस तरफ का क्यों बना रहा हूं आप बता सकते हैं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए दोनों का एरो मैं इस तरफ बना रहा हूं। यहां पर F12 क्या है सोच के बता सकते हैं। F12 क्या होने वाला है, फोर्स ऑन 1 पर फोर्स लग रहा है, पर किसके कारण, 2 के कारण। तो यहां पर लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। F12 क्या है और F21 क्या है, और R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो F12 क्या होगा और F21 क्या होगा, देखते हैं। फोर्स F21 मतलब फोर्स ऑन 2 2 पर चार्ज क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला बताया क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, तो पुराना ही है बच्चों। इसमें नया आने वाला है वेक्टर। वेक्टर का मतलब ये होता है ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब बारी आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को कौन डिनोट करता है, याद होगा यूनिट वेक्टर। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन शो करता है। तो यूनिट वेक्टर, यहां पर यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर हम यहां पर ले लेते हैं कि ये होगा R21। R21 का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन शो कर रहा है R21। और R12 क्या है, यूनिट वेक्टर को हम किससे शो करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम शो करते हैं, याद होगा कैप से। यूनिट वेक्टर को हम शो करते हैं कैप से। तो R21 और R12 क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर यहां पर क्या शो करेंगे, डायरेक्शन। तो F21 की डायरेक्शन क्या है आप बता सकते हैं, तो F21 की डायरेक्शन है R21 कैप। इस R21 कैप का मतलब है ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन शो करे। आपको याद होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय
मॉडुलस ऑफ गिवन वेक्टर, याद होगा गिवन वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ गिवन वेक्टर। तो बच्चों बता सकते हैं F21 क्या आने वाला है, F21 आएगा KQ1Q2 अपॉन में R स्क्वायर, KQ1Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इस R21 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ R, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ R। और आपको ये पता होना चाहिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। बच्चों मॉडुलस का मतलब ही होता है वैल्यू, वैल्यू मतलब स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये R लिखा हुआ है, तो R इंटू आर स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा R क्यूब। बच्चों मॉडुलस ऑफ R इज R ही होता है, किसी भी चीज का मॉडुलस निकालना मतलब वैल्यू आना, और वैल्यू जो होता है स्केलर होता है, इसे हम R लिख सकते हैं, तो R इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा R क्यूब। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली बच्चों कभी आपसे पूछे सिमिलरली F12 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये क्या 12 क्या है, 21 क्या है। 12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 पर फोर्स लगना, पर किसके कारण, 2 के कारण। और F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2 पर कारण कौन है, चार्ज 1। तो F12 क्या होगा बच्चों, के Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर, के Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और साथ के साथ यहाँ पर आएगा यूनिट वेक्टर। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लगा रहे हैं हम पता कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म में क्या नया आने वाला है, वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर क्या आएगा बच्चों, R, पिछली बार 21 आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा R12। अब पूछना चाहेंगे कि क्यों आ रहा है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं F12 और इसकी डायरेक्शन क्या है R12। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे सिमिलरली वर्ड यूज़ करके मैं बता दूँ, यहाँ पर आएगा R12 वेक्टर और नीचे आ जाएगा R क्यूब। तो कभी आप फर्स्ट और सेकंड में इसे फर्स्ट दे देता हूँ और सेकंड दे देता हूँ इसे, आप देखिए दोनों सेम है अलग है, तो आप कहेंगे के सेम है, Q1 सेम है, Q2 सेम है, R क्यूब सेम है, बस अंतर जो है वो किसका है। मैं यहाँ पर R21 को ऐसा लिख देता हूँ R21 और यहाँ पे R12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अंतर क्या है, सिर्फ वैल्यू वाइज तो सेम है, बस क्या अंतर है डायरेक्शन का। इससे पता चलता है कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, बस दोनों का अंतर क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है तो एक जस्ट अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया होगा, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको ये पता होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहता है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, पर दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। F12 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ F21 के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हम इसके आगे कुछ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो आप जब तक इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। नया टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं डिनोट कर रहा हूं Fe से और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट कर रहा हूं Fg से। आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पिछले साल ये चैप्टर था जिसमें आपने ये पढ़ा भी था, आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो है, देखिएगा क्या है, Fe इक्वल्स टू, ये कूलम्स लॉ है जो कि होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हम इन दोनों के बीच में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि इन दोनों फोर्स के बीच क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी मतलब समानता, ये दोनों फोर्स में क्या सिमिलरिटी है, और अब फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो फर्स्ट है बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ, that is
फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की दोनों जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मतलब कभी दोनों के बीच, कभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो चार्ज की बात होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो मास की बात होगी। यहाँ पर फोर्स जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस स्क्वायर के। मतलब दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में कभी डिस्टेंस बढ़ाई जाए तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कभी कम की जाए तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है। बोथ आर इन्वर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड जो है दोनों में सिमिलरिटी ये है कि बोथ आर सेंट्रल लॉ। बोथ आर सेंट्रल लॉ। सेंट्रल लॉ का मतलब ये है कि दोनों की दोनों जो है वो कहाँ से मेज़र किए जाएंगे। दोनों की दोनों लॉ में जो डिस्टेंस है मेज़र कहाँ से की जाएगी, चार्ज के सेंटर से और मास के सेंटर से। बोथ आर सेंट्रल लॉ का मतलब है कि दोनों की दोनों लॉ में जो डिस्टेंस मेज़र की जाएगी सेंटर से की जाएगी। जैसे अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी एक तो आदमी के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर सेकंड सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर सेंट्रल लॉ। अब सिमिलरिटी के बाद अब आते हैं हम दोनों की दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ है। मतलब यूनिवर्स में हर जगह लग सकता है, और यूनिवर्स तो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है आप जानते हैं। तो ये जो लॉ है ये बहुत ही लॉन्ग रेंज के फोर्स पे डिपेंड करता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। और ये वाला जो फोर्स है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। मतलब चार्ज की वैलिडिटी कहाँ तक होगी, जब तक चार्ज पास होंगे, इतनी पास होंगे, 1 किलोमीटर दूर जाके तो इनके बीच फोर्स जो होगा वो थोड़ा सा वीक होते जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, और नहीं आई तो बताता हूँ। ग्रेविटेशनल लॉ तो पूरे यूनिवर्स में लगता है, और आप जानते हैं यूनिवर्स कितना इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चार्ज के बीच लगता है, और चार्ज जो है वो दूर तक ज़्यादा फोर्स क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए ये फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो ये पहला डिफरेंस हुआ। अब दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप कभी दोनों मासेस को पानी में रखें या फिर एयर में रखें, वैक्यूम में रखें या ग्लास मीडियम में रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेम रहेगा। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब कभी आपने मीडियम चेंज कर दिया दोनों चार्जेस के बीच तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force does not depends on medium। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। इसका मतलब ये है कि मीडियम चेंज कर दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब तीसरा डिफरेंस मोस्ट आईएमपी डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही वीक फोर्स होता है। ये शायद से आपको याद होगा क्लास 11th में सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 का। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वीक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। माना कि ये शॉर्ट रेंज है पर स्ट्रॉन्ग बहुत होता है। और आपको बता दूं, कभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशो निकाले तो ये वैल्यू लगभग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं ऊपर लिख रहा हूँ और ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे, तो ये वैल्यू लगभग 10⁻42 टाइम्स आती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻42 आप इमेजिन कर सकते हैं। एक के आगे कितने शून्य लगे होंगे, कितने जीरोज लगे होंगे, तो जवाब है एक के आगे 42 जीरो टाइम्स। ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, इनमें सिमिलरिटीज पढ़ी और क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा।
ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ रहे हैं, ले लीजिए। चलिए अभी हमने क्या देखा था, देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है 10⁻42 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। आज हम इसका कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, देखते हैं ये कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन में R²। ये इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर दो चार्ज ले रहे हैं Q1 Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 है, और यहाँ पे हम चार्ज को मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में किस किस की ज़रूरत होती है, तो K की ज़रूरत होती है। तो मान लेते हैं कि ये हम एयर में लगाने जा रहे हैं, तो K की वैल्यू जो होती है एयर के लिए होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, कूलम की पावर -2। और Q1 क्या है, यहाँ पर हमने ले लिया है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है। अब आपको G की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं पता हो तो देख लें 6.67 × 10⁻11, और यूनिट याद होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। और ये m1 m2 क्या है, m1 m2 क्या है, ये जो चीज़ है उसका मास, और ये चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होगा 9.1 × 10⁻31 kg। अब आप कहेंगे क्या कर रहे हैं सर, तो मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करने के लिए सब कुछ सेम लेना पड़ेगा ना। तो हमने सेम क्या लिया, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, दोनों ही केस में हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। पर पहले फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात होगी, तो दूसरे फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन के मास की बात होगी। और दोनों की डिस्टेंस को हमने 1 लिया है। K की वैल्यू सबकी इसकी अलग है और G की वैल्यू अलग है। जब हम इस वैल्यू को Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में रखते हैं, तो ये वैल्यू मिलेगी K Q1 Q2 अपॉन में R² जो कि 1 है। K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो Q1 Q2 है, तो Q1 भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, Q2 भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो मैं यहाँ स्क्वायर लिख सकता हूँ। और Fg क्या है, तो Fg में आता है G m1 m2। ये m1 m2 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, 9.1 × 10⁻31 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि 2 बार मास है, और 2 बार मास किसकी मास की बात चल रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिवाइड किससे कर दें, उनके डिस्टेंस स्क्वायर से। आपको कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पर हमें वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, तो हम लिख देते हैं कि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आती है 10⁻42। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वो भी कितना गुना, 10⁻42 टाइम्स। तो अब हमने कूलम्ब्स लॉ को डिटेल में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और कूलम्ब्स लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज ये लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। तो आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अब हम रेगुलरली कम से कम 2 या 3 लेक्चर अपने चैनल पर
अपलोड करेंगे। तो आप अपने चैनल पे जाएं और हमारे चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि नया लेक्चर होगा। किस पर होगा? कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पर और साथ के साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम पर। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए।